पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर पत्ते नहीं आते, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर पत्ते नहीं आते, और कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का द बुद्धा क्लासेस में। फिर से एक नई वीडियो के साथ लेकर आया हूं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो। और आप मेरे पीछे जो पिक्चर देख रहे हो, इमेज देख रहे हो, ये हिमालय पर्वतमाला की है। आज का हमारा टॉपिक हिमालय पर्वतमाला ही है। जो भारत की भूआकृतिक संरचना मैंने शुरू की थी, जिसमें मैंने भारत की भूआकृतिक संरचना के बारे में बताया था कि भारत की भूआकृतिक संरचना कितने भागों में इसको बांटा गया है। यानी भारत को उच्चावच, ठीक है, भारत को उच्चावच के आधार पर, संरचना के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। और भारत की हम आकृति की हम बात कर रहे थे, तो उस आकृति के यानी पूरे संपूर्ण क्षेत्रफल को कितने भागों में बांटा गया है, उसके बाद उच्चावच एवं संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, इसके विषय में हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंटों ने वो क्लास नहीं देखी, आप उसको क्लास को देखिए। ये हमारी अगली क्लास है हिमालय पर्वतमाला को लेकर के। हिमालय पर्वतमाला को शुरू करते हैं। आइए जानते हैं हिमालय पर्वतमाला के बारे में। ठीक है, हिमालय पर्वतमाला, देखिए आपको इमेज में भी दिख रहा होगा कि हिमालय पर्वतमाला और क्या इसका विस्तार कितना है, क्या है, कैसे नहीं है, क्षेत्रफल कितना है, इन सब को लेकर के आज हम इस विषय में हम बात करेंगे। ये आपको एक इमेज देख रही होगी, ये पूरी तरीके से यहाँ पर दिख रहा है भारत का। ठीक है, ये यहाँ पर इसके पामीर की गांठ कहते हैं, पामीर की ग्रंथि कहते हैं। ये इधर हिंदुकुश पर्वतमाला है और इधर आपके कुनलुन श्रेणी है, कुनलुन श्रेणी। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर, चलिए मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद इसके विषय में हम बात करेंगे। पहले मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। ये हिमालय पर्वतमाला को मैं आपको दिखा देता हूँ कि हिमालय पर्वतमाला, ठीक है, देखिए ये दिख रहा है आपको हिमालय पर्वतमाला। और इस हिमालय पर्वतमाला में जो श्रेणी हैं जो दी गई हैं, यहाँ पर ही आपको दिख जाएगी, मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, एक एक को हमें देखना है। देखिए इधर है हिंदुकुश पर्वतमाला, ये हिंदुकुश पर्वतमाला है, और इधर है कुनलुन श्रेणी। इन दोनों को मिलाने वाली एक जो ग्रंथि होती है उसे हम बोलते हैं पामीर ग्रंथि, या पामीर की गांठ भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे चीन है, ये इधर चीन है, ये तिब्बत वाला क्षेत्र है। और यहाँ पे कैलाश श्रेणी है, यहाँ पे जास्कर है, यहाँ पे लद्दाख है, यहाँ पे काराकोरम है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हिमालय है, हिमालय का वह भाग महान हिमालय कहलाता है। ये शिवालिक हिमालय है। महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में एक हिमालय पड़ता है जिसे हम मध्य हिमालय, लघु हिमालय के नाम से जानते हैं, ये यहाँ पे पड़ता है। यहाँ से एक नदी निकलती है तिब्बत से, जिसे हम सांगपो के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर प्रवेश करती है जहाँ पर एक पर्वत है जिसे हम नामचा बरवा कहते हैं। ठीक है, इसी को भी हम पढ़ेंगे, मैं एक बार इसका थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। नामचा बरवा इसे हम कहते हैं, ये नामचा बरवा पर्वत है। ठीक है, ये नामचा बरवा पर्वत है यहाँ पर। ठीक है, क्या है जी, ये नामचा बरवा, नामचा बरवा है। 7,782 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। तो हिमालय पर्वतमाला का सबसे पूर्वी भाग में स्थित एक पर्वत शिखर 7,782 मीटर इसका ऊंचाई होती है। यहाँ पे बहुत सारे पर्वत आपको दिखाई देंगे, एक एक पर्वत को मैं बताऊंगा, एक एक श्रेणी को मैं बताऊंगा। ठीक है, ये हिमालय आपको श्रेणी दिख रही होगी, ये ट्रांस हिमालय है, ये महान हिमालय है, ये लघु हिमालय जो जा रहा है यहाँ तक, असम तक जा रहा है। ठीक है, उसके बाद एक ये वाला, ये शिवालिक हिमालय, और देखिए कहाँ तक जा रहा है, ये असम तक जा रहा है और ऐसे फोल्ड हो जाता है नीचे को जा करके। ठीक है, ये वाला हिमालय शिवालिक हिमालय, इसी के विषय में हम बात करेंगे, इसी के विषय में चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं इसके विषय में, ये हिमालय पर्वतमाला। ठीक है, एक एक को हमें पढ़ना है, देखना है। चलिए, ठीक है, हिमालय पर्वतमाला। सबसे पहले हिमालय पर्वतमाला के यानी एक भाग की हम बात करेंगे कि हिमालय पर्वतमाला को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, हिमालय पर्वतमाला के भागों की अगर बात करें कि हिमालय पर्वतमाला, तो इसको देखिए 4 भागों में इसको बांटा गया है। अब ये 4 भाग कौन कौन से? नंबर 1, सबसे पहला आता है ट्रांस हिमालय। क्या आता है जी? सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय। दूसरे की बात करें तो दूसरा आता है महान हिमालय, महान हिमालय। तीसरा आता है जिसे हम बोलते हैं मध्य हिमालय। और चौथा आता है इसमें शिवालिक हिमालय। ठीक है, यानी हिमालय पर्वतमाला की बात करें तो हिमालय पर्वतमाला को 4 भागों में इसको बांटा गया है। पहला है
पहला भाग है इसका ट्रांस हिमालय, दूसरा भाग है इसका महान हिमालय, तीसरा भाग है इसका मध्य हिमालय, चौथा भाग है इसका शिवालिक हिमालय। आइए मैं दिखा देता हूं आपको। तो हिमालय पर्वतमाला की ये जो श्रेणी है इसको बोलते हैं हम ट्रांस हिमालय। यानी ट्रांस हिमालय का वह भाग होता है जो हमें इधर से दिखाई ना दे, जो दूसरी तरफ होता है, यानी जो भारत की हिस्से की तरफ ना होकर के दूसरी तरफ यानी चीन और तिब्बत की तरफ है, उस हिमालय का भाग, वह हिमालय का भाग क्या कहलाता है? ट्रांस हिमालय कहलाता है। इसे पार हिमालय, 33 हिमालय भी कहते हैं। एक एक को हम पढ़ेंगे अभी। यानी हिमालय पर्वतमाला का वह भाग जो हमारी तरफ ना होकर के दूसरी तरफ होता है, यानी पार हिमालय बोलते हैं इसे, यानी जो तिब्बत और चीन की तरफ है उसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मेरा मान लीजिए एक मोबाइल है ये वाला, और आपको ये मोबाइल का कौन सा हिस्सा दिखाई दे रहा है? ये वाला। इसके इधर वाला हिस्सा आपको नहीं दिख रहा होगा, तो इधर वाला जो हिस्सा है ये आपके लिए ट्रांस हो गया और मेरे लिए ये वाला ट्रांस हो गया। यानी मुझे इधर से दिखाई दे रहा है, इधर का नहीं दिखाई दे रहा, आपके लिए इधर से दिखाई दे रहा है, इधर वाला। आपके इधर वाला डिस्प्ले वाली चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, तो ये इसके लिए आपके लिए क्या हो गया? ये ट्रांस हिमालय हो गया। यानी ये ट्रांस वाला भाग है, यानी दूसरी तरफ, यानी पार हो गया। यानी इस साइड के दूसरी वाला भाग जिसे हम पार करके जाएंगे देखने के लिए, उसे बोलते हैं हम पार हिमालय या ट्रांस हिमालय। ठीक है। इसे 33 हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि हिमालय पर्वतमाला जहाँ आज हिमालय पर्वतमाला है, यहाँ आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले एक सागर हुआ करता था, जिसे हम 33 सागर के नाम से जानते हैं। मैं दिखाऊंगा अभी आगे, ठीक है। चलिए, तो ये हिमालय के भाग हैं कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। अब बात करते हैं हिमालय के, ठीक है, विस्तार की हम बात करते हैं कि इसका विस्तार कितना है, कहाँ से कहाँ तक है हिमालय पर्वतमाला का विस्तार। ठीक है, विस्तार को हम देखते हैं कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी बात करें तो सबसे पहले इसका आता है लंबाई। इसकी लंबाई कितनी है? ठीक है, लंबाई कितनी है, यानी हिमालय पर्वतमाला की लंबाई कितनी है, हम इसके विषय में बात करेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, उसके बाद चौड़ाई की बात करेंगे तो लंबाई, ठीक है, लंबाई। दूसरा हम करेंगे इसकी चौड़ाई की बात, चौड़ाई। ऊंचाई की बात करेंगे, ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई के साथ साथ हम इसके देखेंगे क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल। इसका फैलाव देखेंगे कि फैलाव कितना होगा, और सामान्यतः देखा जाएगा कि इसका क्षेत्रीय विस्तार कितना होगा, क्षेत्रीय विस्तार। ठीक है, आपके एक एक चीजें यहाँ पर समझ में आती चली जाएंगी आप इसका, ठीक है, हमारे साथ बस जुड़े रहे, देखते रहिए। आपको हिमालय पर्वतमाला जो आपको हार्ड लग रही होगी, आज इसके बाद आपको बहुत आसान लगने लगेगी। ठीक है, चलिए देखिए। तो सामान्यतः हम लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है, यानी हिमालय पर्वतमाला की जो लंबाई है, वो यहाँ से और यहाँ तक आप देख सकते हैं कि हिमालय पर्वतमाला पाकिस्तान के पूरब से लेकर के म्यांमार तक फैला हुआ है। तो इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 2500 किलोमीटर। कितना है जी? 2500 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। वहीं चौड़ाई की बात करें कि इसकी चौड़ाई कितनी है, तो देखिए इसकी चौड़ाई दो भागों में बटी हुई होती है। एक होती है इसकी पूर्वी भाग की चौड़ाई, एक पूर्वी भाग की चौड़ाई होती है, और एक होती है पश्चिमी भाग की चौड़ाई। किसकी होती है जी? पश्चिमी। तो हिमालय पर्वतमाला की पश्चिमी भाग की चौड़ाई और हिमालय पर्वतमाला के पूर्वी भाग की चौड़ाई की अगर हम बात करें कि कितनी हो जाएगी, तो देखिए पूर्वी भाग यानी हिमालय पर्वतमाला का ये वाला जो भाग है, पूरब में जाकर के थोड़ा सा शीतला हो जाता है, थोड़ा नजदीक हो जाता है। तो ये वाला जो हिस्सा है, इधर वाले हिस्से की जो ये वाली जो चौड़ाई है, ये 320 किलोमीटर होगी। कितनी होगी? 320 किलोमीटर। और वहीं पश्चिमी वाले भाग की लंबाई की बात करें तो ये हो जाएगी 500 किलोमीटर। तो पश्चिमी वाले भाग की जो चौड़ाई है वो कितना है, यानी पूर्वी वाले भाग की जो चौड़ाई है वो 320 किलोमीटर है, और वहीं पश्चिमी वाले भाग की चौड़ाई की पश्चिमी वाले भाग की चौड़ाई की बात करें तो वो कितना है? 500 किलोमीटर है। कितना है जी? 500 किलोमीटर। यानी ये पूर्वी वाला हिस्सा है और ये हिमालय का पश्चिमी वाला हिस्सा है। तो हिमालय पर्वतमाला के पूर्वी भाग की चौड़ाई 320 किलोमीटर है, जबकि हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी भाग की चौड़ाई 500 किलोमीटर पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसकी ऊंचाई की। देखिए सामान्यतः ऊंचाई जो अगर हम किसी की भी ऊंचाई निकालते हैं तो सामान्यतः उसकी ऊंचाई हम दो तरीके की उसकी ऊंचाई होती है। एक होती है उसकी सामान्य ऊंचाई, एक होती है उसकी औसत ऊंचाई। तो हिमालय पर्वतमाला की हम सामान्य ऊंचाई की बात करें कि हिमालय पर्वतमाला की सामान्य ऊंचाई कितनी है, देखिए सामान्य ऊंचाई की हम बात करते हैं, सामान्य ऊंचाई। ठीक है, सामान्य। तो सामान्य ऊंचाई की अगर हम बात करें कि इसकी सामान्य ऊंचाई कितनी होती है, तो देखिए हिमालय पर्वतमाला का जो सबसे ऊंचा शिखर है, उस शिखर को हम जानते हैं किसके नाम से? उस शिखर को हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, जो वर्तमान में इसकी ऊंचाई 8850 मीटर बताई जाती है। ठीक है, बहुत सारी बुकों में वहां पे आपको देखिए डाउट होगा कि 8850 मीटर भी है, 8850 मीटर भी है, 8849 मीटर भी है। ठीक है, 49 मीटर भी है, और 8848 मीटर भी
दे रखा होता है। तो देखिए यहाँ पर 8,848 मीटर पहले थी, अब नहीं है, क्योंकि हिमालय पर्वतमाला की ऊंचाई ऐसा मानते हैं कि 2 मीटर बढ़ चुकी है। तो अब जो आता है 8,850 मीटर, मैंने भी कई जगह पढ़ा है, तो 8,850 मीटर, ठीक है। तो सामान्य ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 8,850 मीटर, यानी माउंट एवरेस्ट के बराबर इसकी सामान्य ऊंचाई होती है। वहीं इसकी औसत ऊंचाई की बात करें कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है, तो औसत ऊंचाई आप देख लीजिए, औसत ऊंचाई होती है हिमालय पर्वतमाला की वो 5,000 मीटर से लेकर के 5500 मीटर इसकी सामान्य ऊंचाई होती है, 5500 मीटर। तो हिमालय पर्वतमाला की सामान्य ऊंचाई, अब आप सोच रहे होंगे जी ये दो ऊंचाई कैसे हो गई, तो मैं बता देता हूँ। हिमालय पर्वतमाला यानी विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां, जो 10 सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वो हिमालय पर्वतमाला में ही स्थित है। अब इनमें आपको अगर पूछा जाए, जैसे मान लीजिए आप कहीं ऑफलाइन क्लास में आप पढ़ने जा रहे हो, या आप कहीं क्लास में पढ़ कर आए हो, तो उसमें आप देखते हैं कि आपको पता है कि आपसे अगर पूछा जाए कि आपकी क्लास में सबसे बुद्धिमान कौन है, तो आप कहोगे जी वो लड़का सबसे बुद्धिमान है। तो वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी अब इसी का एग्जाम्पल छोड़ दिए, आपको समझ नहीं आया, दूसरा मैं समझा देता हूँ, ये भी आ जाएगा लेकिन थोड़ा घूम फिर के आएगा। अब आपकी क्लास है, आपकी क्लास में कोई सबसे लंबा लड़का है, और आपसे कोई बाहर से आकर पूछे कि बेटा आप बताइए कि आपकी क्लास में सबसे लंबा लड़का कौन है, तो आप उसका नाम दे दोगे जी वो सबसे लंबा लड़का है। आप कहोगे जी उसकी ऊंचाई इतनी है कि 5 फुट यानी 6 फुट उसकी ऊंचाई है, वो सबसे लंबा है, वो हमारी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है कि लंबाई को लेकर के। अब आपसे वही पूछा जाए कि आपकी क्लास का एवरेज कितना होगा, सभी लड़कों की, सभी बच्चों की लंबाई कितनी होगी, सबको मिला दी जाए, तो आप कहोगे जी लगभग कम से कम, ज्यादातर जो बच्चे हैं वो सब के सब कुल मिला दिया जाए तो वो लगभग कम से कम 5.5 फुट के बराबर में बैठेंगे, 5 फुट 4 इंच के बराबर में बैठेंगे। तो आपने पूरा एक एवरेज तरीके से बता दिया। इसी तरीके से हिमालय पर्वतमाला में ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसा K2 है, कंचनजंगा है, नामचबरवा है, नंगा पर्वत है, राकापोशी है, मकालू है, मंसालू है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, ठीक है। ये सभी पर्वत चोटियां हैं, नंदा देवी, ये सभी पर्वत चोटियां हैं, ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां, सबकी अपनी अपनी ऊंचाई है। अगर इन सब का जोड़ दिया जाए ऊंचाइयों को, और उसके बाद इतनी चोटियों से भाग कर दिया जाए, तो इसकी औसत ऊंचाई निकल कर आ जाएगी। तो वही औसत ऊंचाई होती है इसकी 5,000 मीटर से लेकर के 5,500 मीटर। अब बात करते हैं जी इसके क्षेत्रफल की, कि जी भाई इसका क्षेत्रफल कितना है, तो भाई साहब इसका क्षेत्रफल है लगभग 5 लाख, यानी हिमालय पर्वतमाला का जो क्षेत्रफल है वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। तो याद रखना 5 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है हिमालय पर्वतमाला का। वहीं अगर हम बात करें इसके फैलाव की, कि हिमालय पर्वतमाला का फैलाव कितना है, तो 22 डिग्री हिमालय पर्वतमाला का फैलाव है। ये जो फैलाव है वो 22 डिग्री में फैलाव है इसका, यानी कहाँ से, पूरब से पश्चिम, यानी पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब जो इसका फैलाव है वो 22 डिग्री है जी। कितना है जी, 22 डिग्री है जी। आप कहोगे जी 22 डिग्री, ठीक है। तो पश्चिम से जो पूरब इसका फैलाव है, पश्चिम से पूरब जो इसका फैलाव है वो कितना है, 22 डिग्री इसका फैलाव है। अब बात करते हैं कि हिमालय पर्वतमाला का क्षेत्रीय विस्तार कितना है। तो हिमालय पर्वतमाला का जो क्षेत्रीय विस्तार पड़ता है वो कितना है, तो हिमालय पर्वतमाला का जो क्षेत्रीय विस्तार है वो आपको बताया जाए, तो देखिए यहाँ से आपको दिख रहा है कि हिमालय पर्वतमाला यहाँ पर भारत के इधर वाले जो क्षेत्र में है वो पाकिस्तान पड़ता है। क्या है जी, पाकिस्तान है, ठीक है। तो भारत के इस वाले क्षेत्र में पाकिस्तान पड़ता है, जबकि इस वाले क्षेत्र में भारत के में अब ये चीन और तिब्बत वाला क्षेत्र है, नेपाल है, और इधर म्यांमार है। तो आप ये इधर वाले क्षेत्र को कहोगे जी ये तो म्यांमार है, और इस वाले क्षेत्र को कहोगे जी आप ये यहाँ पर ये पाकिस्तान है। तो हम क्या कहेंगे अब इसको, इसका क्षेत्रीय विस्तार बताए, यानी एक क्षेत्रफल इसका क्षेत्र के अनुसार इसका विस्तार बताया जाए हिमालय पर्वतमाला का, तो आप कहोगे कि पाकिस्तान के पूरब से लेकर के, कहाँ से जी, पाकिस्तान के पूरब से लेकर के, पाकिस्तान के पूरब से लेकर म्यांमार तक इसका विस्तार है, ठीक है। कहाँ तक जी, म्यांमार तक, म्यांमार तक इसका विस्तार है, ठीक है। यानी पाकिस्तान के पूरब से लेकर के म्यांमार तक इसका विस्तार पाया जाता है। और विस्तार की अगर हम बात करें कि कितना इसका विस्तार, तो लंबाई है जिसकी 2500 किलोमीटर, हिमालय पर्वतमाला की जो लंबाई है वो कितना है, 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई पाई जाती है। चलिए आगे बात करें नेक्स्ट। अब थोड़ा देखते हैं कि हिमालय पर्वतमाला की के विषय में अगर हम बात करें कि हिमालय पर्वतमाला की प्रमुख, ठीक है, नदियों की अगर हम बात करें कि कौन कौन सी नदियां हैं जो इससे निकल करके आती हैं, प्रमुख नदियां, थोड़ा सा नदियां देख लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, नदियां भी हैं और बहुत सारी चीज़ें भी आएंगी, प्रमुख श्रेणियां भी हैं, कौन कौन सी श्रेणी है, किस नाम से जाना जाता है, इन सब के विषय में भी हम बात करेंगे। तो हिमालय पर्वतमाला की, ठीक है, ठीक है,
हिमालय पर्वतमाला की प्रमुख नदियां, नदियों की बात कर लेते हैं, बाकी हम कल नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको पता है कि यहाँ से एक नदी निकलती है जिसे हम सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। ये नदी है सिंधु नदी। तो सबसे पहले सिंधु नदी है, ठीक है, सिंधु नदी। ऊपर चलेंगे, सिंधु नदी सबसे पहली जो नदी आती है वो सिंधु नदी आती है। ऊपर से चलेंगे, सिंधु व उसकी सहायक नदियां इसके अंतर्गत आती हैं जो हिमालय पर्वतमाला से ही निकलती हैं। ठीक है जी, कितना है। अब इसकी लंबाई को लेकर के ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि इसकी लंबाई कितनी है, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है। सामान्यतः मुख्यतः नदी बताता हूँ, उसके बाद इसमें पूरी की पूरी टोटल नदियाँ आ जाएंगी, यानी इसके अंतर्गत इनकी सहायक नदियाँ आ जाएंगी। ठीक है अभी बताऊंगा सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। सिंधु नदी की बात करें तो इसकी लंबाई जो सामान्यतः आती है वो 3180 किलोमीटर इसकी मानी जा रही है कि सिंधु नदी की जो लंबाई है वर्तमान में 3180 किलोमीटर है। ठीक है, 2900 किलोमीटर मैंने भी पढ़ा है, 3100 किलोमीटर भी पढ़ा है मैंने, लेकिन सामान्यतः इसको देखा जाए तो इसकी जो नदी की लंबाई है वो 3180 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई गई है। सिंधु की सहायक नदियों की बात करें तो सबसे ऊपर से चलते हैं, तो पहले देखिए यहाँ पे झेलम पड़ता है, तो सिंधु झेलम, ठीक है, सिंधु झेलम व्यास सतलुज, ठीक है, सिंधु है, झेलम है, व्यास है, सतलुज है, रावी है। तो ये नदी यहाँ देखिए, झेलम नदी, रावी नदी, व्यास नदी, सतलुज नदी, ठीक है, ये नदियाँ हैं इसकी सहायक नदियाँ। तो सिंधु की सहायक नदियों की बात करें तो सबसे ऊपर आता है झेलम नदी, फिर रावी नदी है, फिर व्यास नदी है, फिर सतलुज नदी है। जो सतलुज नदी में आगे जाकर के झेलम, व्यास, रावी ये सभी आगे जाकर के उसमें सतलुज नदी में मिल जाती हैं। सतलुज नदी आगे जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है, और ये जो है पूरा एक सिंधु नदी तंत्र बनाती है, सिंधु नदी तंत्र कहलाता है पूरे तरीके से। दूसरी नदी की बात करें तो देखिए यहीं से निकलती है एक नदी, इसको बोलते हैं हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं हम? गंगा नदी। तो गंगा नदी तंत्र और एवं उसकी सहायक नदियां। गंगा नदी की आपको पता ही है, कुल लंबाई की बात करें तो भाई साहब 2525 किलोमीटर इसकी सामान्यतः इसकी लंबाई पाई गई है। 2525 किलोमीटर सामान्यतः गंगा नदी की लंबाई होती है। ये कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है, वही शिवालिक हिमालय से निकल कर आती है। और ये गंगा नदी 2525 किलोमीटर की लंबाई है। और इसी के पास से एक नदी और निकलती है, हम यमुना नदी कहते हैं, जो गंगा की सहायक नदी है, जो इलाहाबाद में जाकर के इससे संगम बनाते हैं, त्रिवेणी संगम के नाम से इसे हम जानते हैं। और ये नदी आगे जाकर के ब्रह्मपुत्र इसमें आकर के इधर आकर मिलती है और इस तरह बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। वहीं एक नदी की और बात करें जो बड़े बड़े नदी तंत्र हैं, तो एक आती है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी है जी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी, इसकी लंबाई कितनी? 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सामान्यतः इसकी 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, प्रमुख नदियों में ये यानी उस समय यानी जब तिब्बत से निकलती है, तो तिब्बत से जब निकल कर आती है 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जब ये तिब्बत से निकलती है तो तिब्बत में इसका नाम सांगपो होता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में भी इसे सांगपो ही कहते हैं। लेकिन जब ये असम में प्रवेश करती है तो इसका नाम बदल जाता है, जब ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। ठीक है, तो इसे भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, जबकि तिब्बत में इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी की अन्य सहायक नदियां भी हैं, बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो इसमें आकर के मिलती हैं, उनको भी एक एक को हम पढ़ेंगे। तो ये हिमालय की प्रमुख नदियां, नदी तंत्र। तो याद रखना, सामान्यतः इसके भाग 4 हैं, विस्तार हो गया, प्रमुख नदियां हो गई, अभी बहुत सारी चीजें इसमें बची हैं अभी। ठीक है, याद रखना, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इतनी ही इसी क्लास में यहीं तक छोड़ते हैं इसको आज, और इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें आने वाले हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। हिमालय की उत्पत्ति को लेकर के भी दिखाऊंगा मैं आपको, एक बार झलक दिखा देता हूँ थोड़ी सी, अब देखिए। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको मैं झलक दिखा देता हूँ पूरी तरीके से। देखिए रहा, ये हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति कैसे होगी उसको लेकर के भी हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है, इसको देखेंगे आगे चल के हम। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।